हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। नाम है डॉक्टर मनीष कुमार। जैसा कि मैंने पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं, आई थिंक गुड़गांव में पोस्टेड हैं। इसकी सारी डिटेल्स अभी हमें इनसे मिलेगी। ढेर सारी बातें करेंगे इनसे। एक बार समराइज कर देता हूँ कि इनसे किस किस संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो ये है कि न्यूरो सर्जरी को लेकर के क्या मिथक है, क्या मिथ्स हैं, न्यूरो सर्जन्स बनने में कैसे कितनी मेहनत लगती है, और आपको पर्टिकुलर डॉक्टर मनीष को न्यूरो सर्जन बनने की कब पहली बार दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे न्यूरो में जाना है। क्या एमबीबीएस में रुचि बढ़ी थी, पीजी के दौरान बना था, या बचपन से था। ये सारी चीज़ें बात करेंगे और सीधा हम डॉक्टर मनीष का स्वागत करते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे ईद का चांद होता है तो भाई लोग कहते हैं कि अरे चलो ईद का चांद पूर्णिमा के दिन में चांद दिखेगा ही दिखेगा, करवा चौथ में चांद दिखेगा ही दिखेगा। बट जो सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं डॉक्टर साहब, उनसे मुलाकात बहुत दिनों बाद होती है और बड़ा जद्दोजहद के बाद। इसका मुख्य कारण है कि बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं डीएम, उनकी संख्या मेरे हिसाब से जैसा लग रहा है, मैं आपसे लूँगा जानकारी कि भारत में अभी कम है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज बहुत रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समय दिए हैं और ढेर सारे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। जब से मैं सोशल मीडिया पर ये खबर डाला हूँ कि हमारे साथ न्यूरो सर्जन के साथ मेरी पॉडकास्ट शूट होगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, इनबॉक्स किया है। वो सारी चीज़ें आपसे एक एक करके जानेंगे हम। सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो बेसिक्स पढ़ाई होती है लाइक 10th 12th कहाँ से हुआ है आपका? मैं चूँकि मेरा जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। जी जी जी। मेरा जन्म भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज प्रखंड के कटारहा गांव में हुआ था। जी जी जी। और बेसिक जो प्राइमरी स्कूलिंग जो होती है वो कटारहा में ही हुआ था। क्लास 5 तक? हाँ हाँ हाँ। ओके। उसके बाद मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो उनका रिटायरमेंट वो 24 ईयर सर्विस के बाद जेसीओ से रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन हम लोग छोटे ही थे उस समय। ओके। तो उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सुल्तानगंज में शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि गांव में ऑब्वियसली एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन रोड नहीं थी उस समय, जी जी। लाइट नहीं थी, वो सब कुछ नहीं था। तो वहाँ से हम लोग, बहुत अच्छा तो नहीं बट सुल्तानगंज शिफ्ट किए। थोड़ा सा बेटर था गांव से, वहाँ शिफ्ट कर गए थे। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो 10th तक 10th होती तक है होती है। वो सुल्तानगंज में हुई। और वहाँ पर डॉक्टर और भी लोग थे वहाँ पर जो जी जिनके यहाँ मैं कोचिंग पढ़ने जाता था, जिसमें से एक थे प्रेम रंजन वर्मा जी। जी जी जी। उनसे बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने आगे बहुत मार्गदर्शन किया मेरा। क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में जो लड़का रहता है उसके लिए मेडिकल या इंजीनियरिंग को पता ही नहीं रहता है कि होता भी कुछ चीज़ें हैं। वो तो बस रेलवे, एसएससी, जो जो क्लर्क लेवल का जॉब होता है वहीं तक सोच ही पाते हैं। जी जी जी। बट वो प्रेम रंजन वर्मा जी थे, जिनके जो फिजिक्स पढ़ाते थे बेसिकली। इवन 10th में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो मैं 10th में उनके पास संयोगवश गया था उनके पास पढ़ने के लिए, और उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मतलब क्लास में बताते थे कि उनके कुछ स्टूडेंट थे जो मेडिकल क्वालिफाई किए थे, उनके बारे में बताते थे। धीरे धीरे खुद से, मतलब ज़्यादा सोर्स तो नहीं था अभी के टाइम के जैसा, इंटरनेट नहीं था या लिमिटेड संसाधन थे। तो फिर वहाँ से जो है ये मेडिकल फील्ड की तरफ जिज्ञासा बढ़ती गई, और जो है फाइनली जो वो होता है ना कि अगर आपकी इच्छा हो तो मिल जाती है, वही वाली बात डॉक्टर हो साहब, गई। क्योंकि आप एक सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जानना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब मेडिको आपने क्रैक किया, बात कर रहा हूँ एमबीबीएस की, प्री इंट्रेंस टेस्ट आपने एमबीबीएस का पहले पास किया तब ज़्यादा खुशी हुई, प्री इंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए जब क्वालिफाई किया तब ज़्यादा खुशी हुई, या फिर जब डीएम में आपका सिलेक्शन हुआ वो वाला प्री इंट्रेंस टेस्ट आपने पास किया है? तीन तीन प्री मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में अच्छे स्थान से पास होने के बाद आज की डेट में
न्यूरो सर्जन हैं, तो तीनों टेस्ट में किस में ज़्यादा खुशी हुई थी, अगर आपके ध्यान में वो चीज़ें हों तो? ऑब्वियसली एमबीबीएस का एक तो वो जो चीज़ें हुई है कि भाई नॉन मेडिको से मेडिको में आ गए, नॉन मेडिको एक से लगता है कि मेडिको में अरे आ गए। भाई अब डॉक्टर डॉक्टर बन बिल्कुल गए। बिल्कुल। कॉलेज लाइफ कैसा रहा था? जब कॉलेज 5 साल पास आ, किए तो कुछ ऐसे भी कभी दिमाग में बात आई कि अरे एमबीबीएस में आ गए, कुछ और अच्छा कर लेते, आईएएस आईपीएस या किसी और फील्ड में जाते, या संतुष्ट थे? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। और जी। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद एक मतलब ओवरऑल माहौल। एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। थोड़ा ऑब्वियसली एक ग्रामीण परिवेश से आए थे, वो चीज़ें तो और हमारी 10th के पीछे छूट गई। बट एमबीबीएस में जब आप एक आ होता गए। है, एक पार्ट होती है कि आप, मैं चूंकि दिल्ली के आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस किया हूँ। एमबीबीएस किया है। हाँ, जो आर्मी का आरएनआर हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से लिंक्ड है। अच्छा, एफएमसी से इसका कुछ कनेक्शन है? आर्म फोर्स लेकिन मेडिकल कॉलेज जो पुणे नहीं है, नहीं, ये इंटायरली डिफरेंट है? आ, एक तरह का फैकल्टी सेम है दोनों के। ओके ओके। बट ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, हाँ। जो बेसिकली ये जो है थोड़ा सा इसमें जो है, जो जिस आर्मी पर्सनल के लिए ये थोड़ा सा इसमें कुछ रिजर्व रिजर्व सीट्स सीट है, हैं। ओके। उसके लिए बेसिकली। एंट्रेंस इसमें जो आपका क्वालिफाई की थी नीट के थ्रू? नहीं, इसकी उसमें ये नीट नहीं होती थी, एआईपीएमटी होती या थी। हाँ, ऑल इंडिया पीएमटी और उसके लेकिन थ्रू। इसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी और जो है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज के लिए जो सेम एग्ज़ाम होता था। ओके। तो मेरा इवन उस साल मेरा ऑल इंडिया पीएमटी में भी सिलेक्शन हुआ था। हाँ, दिल्ली नहीं मिलती उससे, रैंक पीछे थी उसमें। तो इसलिए मैंने दिल्ली का कॉलेज लिया, क्योंकि दिल्ली का सब एक तरह का था माहौल कि दिल्ली का कॉलेज अच्छा होता है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सोच के आपने दिल्ली का दिल्ली लिया, और कॉलेज। आई थिंक डिसीजन भी ठीक था, तो फिर मैंने वहीं कंटिन्यू किया। चलिए, एमबीबीएस हो गई आपकी, फिर पीजी कहाँ से हुआ डॉक्टर साहब? पीजी मैं एमएस मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से किया है, और ये 3 साल का कोर्स होता है। और इसका है कि इसमें जो बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग जो होती है, बेसिकली तो इसमें एब्डोमन वाला पार्ट ही सीखते हैं, एब्डोमन एंड चेस्ट वाला पार्ट। जनरल सर्जन की बात जनरल कर रहे सर्जन हैं। की बात ओके, कर रहा हूँ। ओके। और लिम्स का थोड़ा बहुत रहता है हाँ, जो अगर फेसियोटोमी होता है वो सब करते हैं। तो इसमें तो इवन ब्रेन का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है जनरल सर्जरी में। एक दो महीने की डिपार्टमेंटल पोस्टिंग होती है, सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग जी जी। 1 या 2 महीने की होती थी, तो उसमें लिमिटेड एक्सपोजर है, बट थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर तो होता है। डॉक्टर साहब, अभी तो आप ब्रेन की जैसे बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं, बहुत लोग तो सर्जरी करके, अगर सर्जरी में पीजी कर लिया तो संतुष्ट हैं, एक अच्छे सर्जन के रूप में काम करते हैं। ड्यूरिंग पीजी कब ऐसा लगा कि यार मैं सर्जन तो बन गया हूँ, ठीक है, उसके बाद भी बहुत लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बट वहाँ से आपको ऐसा कब अनुभव हुआ कि मुझे सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर लेना चाहिए, या सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं प्री एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करूँगा और जाऊँगा, या कुछ किस तरह की बातें दिमाग में चलती थी ड्यूरिंग पीजी लाइफ? नहीं, एक्चुअली मेरा न्यूरो के प्रति जो है, जो झुकाव। एमबीबीएस टाइम से ही था। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इवन मैं जो है कुछ उसमें एक डॉक्टर नजीब का, एक बहुत फेमस इंटरनेशनल लेवल के टीचर है, ओके। उसके वीडियोज बहुत सारे वीडियोज आते थे। एमबीबीएस में ही देखते थे? एमबीबीएस में ही मैं ख़त्म कर चुका था। वेरी नाइस। और उससे मुझे मतलब एक जो बेसिक न्यूरो का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया था। कंसेप्ट भी हुआ और झुकाव भी हुआ, झुकाव कि भी मुझे ऑब्वियसली न्यूरोसर्जरी आपको में जानी है। किसी चीज़ का जो है, एक होता है कि उसके बारे में आप डीप नॉलेज ले लेते हैं, तो उसका अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली आप उसकी तरफ चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, और वो ब्रांच आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है, इंजॉयबल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैं फिर एमएस के बाद मेरा एक तरह का ये रही है कि एमएस जैसे ख़त्म हुआ, नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने न्यूरो सर्जरी और ऑन्को सर्जरी उसमें सेलेक्ट किया था। जी जी। ऐसे टॉप ब्रांच में तो गेस्ट्रो आती है, गेस्ट्रो ये जीआई ब्रांच आती है, बट मेरा शुरू से था कि न्यूरो या तो ऑन्को, सेकेंड ऑप्शन ऑन्को था इवन। तो न्यूरो सर्जरी में मुझे ऑल इंडिया रैंक ठीक ठाक मिल गई,
तो गवर्नमेंट कॉलेज ग्वालियर, GRMC ग्वालियर, वहाँ पर मैंने MCS लिया था। तो फिर न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई कितने सालों की हुई, सुपर स्पेशलाइजेशन की? ये डिग्री का नाम MCH न्यूरो सर्जरी, ओके ओके। ये DM हो जाता है, मेडिसिन वाला पार्ट। मेडिसिन वाला पार्ट, ये सुपर स्पेशलाइजेशन का ही पार्ट हुआ। पार्ट वो ओके, जो मेडिसिन वाले मेडिसिन पार्ट को न्यूरोलॉजी DM वाले को कहते हैं, DM सर्जरी वाले कहते पार्ट हैं, को सर्जिकल MCH MCH कहते हैं, डन इक्विवेलेंट डन। है। तो ड्यूरेशन तो उतना ही है, 3 साल का 3 साल का होता है। चलिए, सुपर स्पेशलिस्ट पूरा हो गया, न्यूरो सर्जन बन गए, ठीक है। अब मैं डॉक्टर साहब ये बताना चाहूँगा आपको कि भारत देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बारीकियों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कैसे डिफाइन करना चाहेंगे न्यूरो सर्जरी को? क्या क्या डील करते हैं उसमें? किन किन चीज़ों की परेशानी हो तो एक न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए? आम लोगों को कैसे बताना चाहेंगे, न्यूरो सर्जरी को कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि भारत का एक एक नागरिक, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, समझे कि न्यूरो सर्जरी मतलब न्यूरो सर्जन को दिखाना है कैसा कैसा प्रॉब्लम, क्या क्या डील होता है इस डिपार्टमेंट में? न्यूरो सर्जरी में बेसिकली ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसको डील करते हैं। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो है, जो कॉमन केसेस की बात करता हूँ तो ज़्यादातर ट्रॉमा के केस आते हैं। सेकेंड चीज़, ब्रेन ट्यूमर वाले आते हैं। इसके अलावा वस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एवियम आता है, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशंस एंड और एन्यूरिज्म आता है। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो बच्चों में ही होते हैं, लाइक हाइड्रोकेफलस हो जाता है, एंड इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इन्फेक्शन के बाद हाइड्रोकेफलस होता है। तो ये ब्रेन में वाला पार्ट हो जाता है। और दूसरा स्पाइन वाला पार्ट होता है। स्पाइन में जो है, एक तो यंग एज जो बच्चों में होता है उसमें जो है जनरली स्पाइन डिफॉर्मिटी होती है, जिसको मेनिंगो माइलोसिल कहते हैं। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड के फ्यूजन में प्रॉब्लम होती है। फिर उससे ऊपर की एज की बात करें तो स्पाइनल ट्यूमर वाला पार्ट आता है, जो कि तो मिडिल एज में होते हैं। कि जो ट्यूमर वाला पार्ट है वो जैसे जैसे एज बढ़ता है उस तरह से ट्यूमर डिफाइन लाइक डेवलप होता है कंजेनाइटली, या बहुत अर्ली स्टेज में ट्यूमर्स के केसेस नहीं मिलते हैं? होते हैं रेयर, नहीं, रेयर भी नहीं है, बट इस तरह के भी केसेस मिलते हैं आपको? बट जो इन्फेंट वाला, जो अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादातर जो केसेस मिलते हैं वो स्पाइनल, ये बाइफिडा स्पाइनल मालफॉर्मेशन के केसेस मिलते हैं। और सेकेंड चीज़ होती है, और एक होता है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, मतलब जो जनरली 50 के बाद शुरू होता है, जो ओल्ड एज वाले वो होते हैं। उसमें स्पाइनल कैनाल का जो स्टेनोसिस हो जाता है, वो एज के साथ जो है स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कम होते जाता है, उसके कारण नर्व कंप्रेशन होता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो वो जनरली ओल्ड मतलब एवर 50 मिलते हैं, 50 वाले में ऐसे केसेस मिलते हैं। ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब, आपने तो न्यूरो सर्जरी को पूरा इजीली डिफाइन कर दिया है कि कितना। एक वो बात बताएं डॉक्टर साहब, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी घूमते हैं, शहरी क्षेत्र में भी घूमते हैं, बिहार से बाहरों घूमते हैं, और न्यूरो सर्जन का मतलब आम आदमी क्या समझता है जानते हैं? नस वाला डॉक्टर। ही इज डीलिंग विथ नर्व ओनली, नर्व इंजरी ओनली। सो आपने जो ब्यूटीफुली सारी चीज़ें बताई कि हम स्पाइनल भी देखते हैं, कंजेनाइटल्स जो प्रॉब्लम होती है वो भी चीज़ें होती है, नहीं तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में या ज़्यादातर लोगों से जब मेरी बात होती है, न्यूरो सर्जन की चर्चा तभी चलती है, रोड एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इधर चोट लग गया माथा में, भागो न्यूरो सर्जन के पास। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा देश अभी पूरा शिक्षित भी नहीं है, हर जगह लिटरेसी उतना नहीं है, मेडिकल फील्ड में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो इस कारण की इस तरह की चीज़ें होती है। खैर, आपने बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को बताया कि क्या क्या हम लोग डील करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताना चाहेंगे कि एक आम आदमी को सर दर्द होता है, बिल्कुल, कब सर दर्द वो नॉर्मल है और सर दर्द कब खतरनाक हो जाता है कि भाई सर दर्द हो रहा है, उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, इट मे बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर सर दर्द जिसको हम कहते हैं कि वार्निंग साइन है, कुछ सर दर्द ऐसे हैं, स्ट्रोक का नहीं, उसका एक अभी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर सिंपल सर दर्द हो रहा है, अगर सोने के बाद माइल्ड टू मॉडरेट है,
ठीक है, उसको मेडिसिन लेने के बाद या फिर इवन स्लीप के बाद ठीक हो रहा है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। अगर सर दर्द आपको ऐसा फील हो कि बहुत सीवियर, लाइफ में ऐसा सर दर्द कभी हुआ ही नहीं था, एकदम माथा फाड़ने फट वाला गया दर्द। लग रहा था, ऐसा पेशेंट जनरली कंप्लेन करते हैं कि कोई हथौड़ा मारा कस के। हाँ बोलते ही है। तो चीफ कंप्लेंट तो ये अपनी भाषा में बताते हैं, बिल्कुल। ये एक जो है डेंजर साइन है। आप Okay. जो तुरंत Sharp shooting pain. शार्प एक एकदम वो कितना भी पेन किलर जो आराम नहीं होगा, क्या वो एक्यूट रहता है या फिर वो chronic एक्यूट लंबे समय होता तक है। चलता है? नहीं नहीं, वो लाइफ टाइम का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होता है, वो उतना Okay. सीवियर हेडेक। तो आपको तुरंत न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के से कांटेक्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली इसको एसएएच कहते हैं मेडिकल टर्म में, सबएर्केनॉइड हेमरेज। और सबएर्केनॉइड हेमरेज क्यों हो रहा है, तो वो एक एन्यूरिज्म डिजीज होती है, वो ब्लीड कर गया है अंदर ज़्यादातर केसों में, या फिर जो है एवियम ब्लीड किया है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आई है, तभी जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसमें बिना डिले किए हुए आपको जो है डॉक्टर से कांटेक्ट करनी है। ऐसे patient- अगर लाइफ टाइम मतलब सीवियर हेडेक, वैसा हेडेक लाइफ में कभी हुआ ही नहीं था, जी जी जी। तो ऐसा अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको बिना डिले किए हुए आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना कांटेक्ट है। करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जब डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं तो क्या सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, या क्या टेस्ट एसेंशियल्स होते हैं जो हुए बिना मतलब कंफर्म नहीं हो सकते कि व्हाट इज दिस? एक तो ये पहला तो हो गया कि हिस्ट्री, History, एक बहुत बड़ा बहुत ये important है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हिस्ट्री देता ही देता है। सेकेंड चीज़ होता है कि सीटी करानी पड़ती है कंफर्मेशन के लिए। Okay. सीटी में ब्लीड दिख रहा है तो फिर आगे का फिर जो है फिर आगे हम सस्पेक्ट करते हैं एवीएम होगा, तो उसके लिए डीएसए होती है, या फिर जो है सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, एमआर एंजियोग्राफी करते हैं उसको रूल आउट करने के लिए, जी। फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इस तरह के जो साफ शूटिंग पेन आते हैं हाई बीपी के कारण या माल न्यूट्रिशन के कारण भी कभी होता है ऐसा कि भाई ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या इस तरह की प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं? अगर आम आदमी को आप मैसेज देना चाहेंगे कि आप इन इन चीज़ों का सेवन करें, खाने की बात कर रहा हूँ, इस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें, इस तरीके से अपनी दिनचर्या को रखें, तो आपको ऐसे सिम्टम नहीं आएंगे, आपको स्टॉक्स फ्यूचर में नहीं हो सकता है। इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं मुझे बात लग कर रहा रहा हूँ प्रिवेंटिव अप्रोच की। नहीं, मुझे लग रहा है पिछला क्वेश्चन अभी जो है ना उसका क्लियर नहीं हुआ है। लिस्ट अच्छा, अभी बचा हुआ है। बचा हुआ है। एक तो हो गया कि सीवियर हेडेक वाला पार्ट, ये वाला सीवियर हेडेक वाला। सीवियर ओके। हेडेक वाला आपको बिना डिले आपको जो है न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट Immediate करना मिलना है। है। ओके। सेकेंड चीज़ है कि हेडेक विथ वोमिटिंग, इसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहें सर तो दर्द हो रहा है, सर उल्टी दर्द भी हो रहा है। उल्टी 3-4 बार हो रहा है, और जो है उल्टी जो है जनरली जो होता है कि कपड़ा पे नहीं गिर रहा है, जैसे कोई वो उल्टी कर रहा है तो दूर जाके गिर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो ये तो एक साइन हो जाता है कि आपको जो है न्यूरोसर्जन कुछ ना कुछ ब्रेन में जो है प्रॉब्लम है, तभी इस तरह के साइन आ रहे हैं, ये साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करना है। दूसरी और भी आगे है कि अगर हेडेक विथ फीवर और नेक में रिजिडिटी है, एक साइन होता है कि ब्रेन में infection- गर्दन में तनाव, अकड़न, अकड़न आ रिजिडिटी। रही है, फीवर आ रहा है और गर्दन में अकड़न है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर जो है हेडेक हो रहा है और जो आवाज़ में चेंज हो गया है, स्लरिंग ऑफ स्पीच कहते हैं, तो वो आवाज़ में बदलाव आ गया है, तो आपको उसके साथ वो करना है। इसके अलावा भी अगर हाथ पैर में लकवा, फालिश कहते हैं उसको, इस तरह का कोई हेडेक के साथ सिम्टम्स है, या मिर्गी के दौरे आए हों हेडेक के साथ, या फिर जो है बहुत बार होता है कि हेडेक हुआ उसके अलावा इसके बाद जो है वॉमिटिंग तो बता दिया, हेडेक और वो ये वॉमिटिंग वाला पार्ट तो हो ही गया। ये सब कुछ हैं जो है आपको एक साइन है कि आपको जो है ब्रेन प्रॉब्लम। आपको ब्रेन प्रॉब्लम है, या कभी कभी हेडेक हो रहा है और मेमोरी लॉस भी हो रहा है। ओके। हेडेक भी बता रहा है, और उसके में बहुत बार तो पेशेंट नहीं बताता, कि मैं खुद पेशेंट नहीं बताएगा कि मेमोरी लॉस मेरा हो रहा है, उसके घर वाले नोटिस करेंगे कि इसका जो है बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है। ओके। बिहेवियर चेंज कहें तो ज़्यादातर बहुत नोटिस करते हैं कि ये कभी शांत स्वभाव का था, गुस्सा करने लगा अचानक, जो चीज़ नहीं करता था पहले अब वो चीज़ करने लगा, या सोशल जो जजमेंट होता है कि पता है कि वॉशरूम जाके बाथरूम में करना है, जो भी है यूरिन वॉशरूम में पास करना है,
कहीं भी यूरिन पास करना शुरू कर दिया है, उल्टा सीधा चप्पल पहनना शुरू कर दिया है, दायां का बायां में। तो इस तरह का कुछ आपको सिम्टम्स मिले। ये परिवारजनों का हाँ जिम्मेदारी हाँ है हाँ हाँ। कि आपके परिवार वालों को अगर किसी तरीके के इवन हेडेक रहे ना रहे, हाँ लेकिन इस तरह का अगर आपको सिम्टम्स मिल बिहेवियर रहा है, चेंज रहा है, बिहेवियर चेंजेस मिल रहे हैं, तो आपको जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। न्यूरोसर्जन से मिलना है। इसके अलावा भी है कि अगर हेडेक हो रहा है और जो है सुनना बंद, कान से सुनाई कम देना शुरू हो गया, वो भी एक साइन है। और भी चीज़ें हैं कि देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी एक साइन होता है। ओके, बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब, अगर हम एक शब्दों में इसको बताना चाहें तो जितनी चीज़ें सर ने बताई वो सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ लें कि आप ब्रेन की प्रॉब्लम से, दिमाग की प्रॉब्लम से कुछ न कुछ चीज़ें बदलाव हो रही है, ग्रसित हो रहे हैं। और वैसा हेडेक जो फॉर अ टाइम पीरियड क्लियर रहा, आप सोए, ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत मेडिसिन ली, ख़त्म हो गया, थकान की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन टू अर्ली पूछ लिया था, क्षमा चाहेंगे, तो उस चीज़ों को फिर से हम पूछना चाहते हैं कि सर अगर कोई अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहता है, क्या खाना पान में सेवन करना चाहिए, क्या अपने दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए, क्या ऐसा लाइफस्टाइल रखें जो कि उनको फ्यूचर में ब्रेन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े? ब्रेन का देखिए, लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। जो Okay. ब्रेन ट्यूमर पार्ट है या एक्सीडेंट वाला पार्ट तो तो कोई डायरेक्ट कुछ नहीं नहीं है। कर सकते उसमें, एक्सीडेंट तो हाँ चलिए। ब्रेन ट्यूमर वाला पार्ट भी जो है लाइफ स्टाइल से ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हेमरेज कर पे डॉक्टर सकते। साहब हम वो भी बेसिकली बताना जो इससे जो लाइफ स्टाइल से जो मॉडिफाई कर सकते हैं, एक तो ब्रेन स्ट्रोक होती है, मतलब ब्रेन इन्फाक्ट हो गया ब्रेन के कुछ एरिया में, जैसे हार्ट अटैक होता है कि हार्ट में जो है ब्लड का सप्लाई रुक गया कुछ पार्ट में, उसी तरह ब्रेन के एरिया में जो है कुछ पार्ट में जो है ब्लड सप्लाई चला गया, तो खराब, वो जा नहीं रहा है, उसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो वो उसको हम रोक सकते हैं, उसको लाइफ स्टाइल से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो मॉडिफाइबल चीज़ है। इसके अलावा जो है ब्रेन हेमरेज को इनडायरेक्टली, लाइक अगर आप वो बीपी को प्रिवेंट कर रहे हैं, बीपी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज, फिर जो है योगा, मेडिटेशन जो भी है वो सब कर रहे हैं, फाइनली आपको बीपी इंक्रीज नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर ब्रेन हेमरेज के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। मुझे सोसाइटी में ऐसा लोग कहते हैं कि वो बड़ा वाला बादाम खाएंगे, आलमंड्स, तो हेल्थ के न्यूरो मतलब लाइक ब्रेन के दिमाग के लिए, दिमाग तेज होगा और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। क्या सच्चाई है इसमें? अर्ली चाइल्डहुड में शायद 5 ईयर तक ब्रेन डेवलप होता है, तो उस समय तक कुछ फ़ायदा करता हो। तो आलमंड्स में जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो तो कोई और सोर्स भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि किसी ने एक बोल दिया और उसको खींचे जा रहे हैं लोग, या कुछ ऐसे नहीं, न्यूट्रिशन ऐसा पार्ट कुछ हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट में 5 इयर्स तक डेवलपमेंट फेज 5 में ईयर्स है, तक और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो सपोर्ट करता है हमारे हाँ हाँ हाँ, और भी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। और भी हैं, बट इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इसको खाने से ब्रेन बेटर डेवलप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है न्यूरोसर्जन का। जानना चाहती है सोशल जंक्शन के दर्शक कि एक जो न्यूरोसर्जन होते हैं उनकी ज़िंदगी और उनका दिनचर्या कैसा रहता है, कैसा भागदौड़ वाली ज़िंदगी रहता है, कैसा स्ट्रेस रहता है, और किस तरीके से मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक का दिनचर्या रहता है एक न्यूरोसर्जन का। इसका देखिए कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स तो सारे प्रोफेशंस के होते हैं। न्यूरोसर्जन का इसमें जो है 2-3 चीज़ें हैं। इसमें है कि वर्क लाइफ बैलेंस, नॉर्मल जो और भी पैरेलल में डिपार्टमेंट है उसके कंपैरिजन में इनका खराब है। तो कोई सुने, हाँ। वर्क बहुत ज़्यादा है, आपको पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, वो वाला पार्ट आपको कम थोड़ा मिलता कम है। मिलता है, थोड़ा कम। इवन मैं अपनी बात करूं तो 7 बजे मॉर्निंग से शुरू होता है, तो रात के 7-8 डेली का एवरेज यही रहता है काम करने का, तो हेक्टिक तो होता ही है। इट्स अ टफ जॉब, बट उन चीज़ों को आप बहुत ही सकारात्मकता से, मेहनत से निभाते हैं, तब ये काम पब्लिक कॉन्फिडेंट होकर के न्यूरोसर्जन से, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं कि हमारी कोई भी समस्या है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब काम होकर के देखेंगे। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी में सुनते हैं बहुत लंबा सर्जरी चलता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए 8 घंटा 9 घंटा चल रहा है सर्जरी, उस दौरान अपने आप को काम रखना, मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग रखना कि नहीं भाई, पहले मैं इस केस को डन करूँगा, सामने में जो हमारा पेशेंट है उसके लिए अपनी पूरी जिद्दोजहद करके पूरी अपनी ताकत झोंक देना, और तभी जब तक केस फिनिश नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं।
कैसे मानसिक बैलेंस को बनाते हैं, कैसे मानसिक रूप से स्ट्रांग हो रहते हैं, काम रहते हैं कि नहीं डन करके ही छोड़ेंगे, क्या देखिए, काम आता है उस वक्त? ये डेडिकेशन, मानवीय संवेदना, या फिर आई थिंक ट्रेनिंग ही शुरू से ऐसी होती है। वेरी जो इंपॉर्टेंट। 3 साल की ट्रेनिंग जो है वो ऐसी होती है कि आपको शायद ऑपरेट करते वक्त बाकी चीज़ें आप भूल जाते हो कि और वेरी भी ये नाइस, वेरी नाइस, वेरी टाइम का भी नहीं नाइस। पता चलता है कि जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हो गए। बस वो मकसद दिखता है कि बस भाई इसको वही डन दिखता है करना क्योंकि है। आप वहाँ पर आप कुछ आपसे कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो फिर पेशेंट का लाइफ की बात होती है, तो वो चीज़ें बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, जिस दिन से मैं सोशल मीडिया पर डाला हूँ कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट न्यूरो सर्जन से को शूट कर रहा हूँ, अब तक का आने वाला मेरा सबसे मैक्सिमम मैसेज हो गया है मुझे। जनरल मैसेज के थ्रू भी आया है, व्हाट्सअप पे भी आया है, इनबॉक्स भी आया है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपके फैंस की थी, एक न्यूरो सर्जन के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसके भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि बाद में जब पॉडकास्ट सुनेंगे तो उससे खुशी हो कि नहीं, जो हमारे होस्ट थे उन्होंने ये सारी चीज़ों को उठाया। उसमें से प्रमुख चीज़ें एक लोगों ने पूछा है कि क्या युवा पीढ़ी हमारी न्यूरो प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रही है, लाइक मोबाइल स्क्रीन टाइम को बढ़ा करके, कम देर तक सो करके, और नेचर के अगेंस्ट अपने लाइफस्टाइल को ला करके। उसमें मैं सबसे प्रमुखता देना चाहूँगा कि भैया दिन में हम सोते हैं, रात में वर्क करते हैं। क्या कारण है? तो प्राइवेट जॉब है, कंपनी बाहर की है, उसी वक्त वहाँ ऑन रहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। तो क्या जिंदगी से बढ़ के प्रोफेशन हो गया, या फिर इतना फास्ट जिंदगी हो गया कि आप जान रहे हैं मेरे साथ गलत हो रहा है फिर भी करना पड़ेगा? कैसे देखते हैं इन समस्याओं को? हाँ, ये रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे अब बताया स्क्रीन टाइम, जो आईटी प्रोफेशन में हैं, उनको जो है मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बिताना पड़ता है। इवन आजकल के बच्चे भी, इवन एडल्ट भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल की स्क्रीन पे बिताते हैं। ऑब्वियसली ये जो है न्यूरो सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं कहूँ, बट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन्हांस कर रहे हैं। लाइक ऐसे बच्चों में खासकर या इवन एडल्ट में भी बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलता है। उसके अंदर पेशेंस कम हो जाते हैं किसी चीज़ Okay. एक जो है ना, एक पेशेंस का हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कोई भी काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कम देखा गया है। दूसरी चीज़ है कि जो है कोई चीज़ को वो जो है इवन बहुत रिसर्च में ये भी आया है कि जो है कॉर्टेक्स का जो है ना थिकनेस कम हो रहा है ऐसे बच्चों में। Very उसकी important लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है। Okay. और बहुत बच्चों में ये भी है कि वो जो है कुछ भी चीज़ जो है ना, वो जो है क्या कहें उसको, कॉग्निटिव मतलब जजमेंट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कोई चीज़ होता है ना, बेसिकली हमारा इंटेलिजेंस इसी पे निर्भर करता है ना, मेमोराइज आप कितना कर रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या ये है, चीज़ें। आपका जजमेंट कैसा है किसी चीज़ को, क्या सही है क्या गलत है, उसमें भी कमी है। तो स्क्रीन टाइम का रोल है ऑब्वियसली, अभी देखिए प्रभावित कर रहा है कर हमारे रहा है, युवाओं क्योंकि को। ये अभी जो है लेटेस्ट चीज़ है। 10 से 15 साल से लोग अफेक्टेड हैं। बिल्कुल। रिसर्च बहुत लिमिटेड है, बट जो नए रिसर्च आए हैं उससे क्लियर हो रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। इवन जो है इसके कारण हेडेक जो सिंपल होता है, हेडेक, स्ट्रेस, फटीग, ये सब का फील जनरली जो एडल्ट हैं जिसको यही प्रोफेशन है उसको कॉमन है ये सब मिलना। उसके लिए होता है कि जनरल कहते हैं कि 20-20-20 का रूल अपनाते हैं कि 20 मिनट जो है आप अगर स्क्रीन टाइम 20 मिनट दे रहे हो तो 20 उसके बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की चीज़ को आपको देखना है, ताकि थोड़ा सा देर के लिए हम स्क्रीन टाइम से अपना जो है ना वो जो अपना नज़र हटा पाए। डॉक्टर साहब, एक तो होता है मजबूरी कि मेरा वर्क है, कंप्यूटर पे काम हाँ, कर रहे हैं, उन्हीं के लिए डजंट मैं मैटर, बोला कि हाँ उनके 20-20 लिए, उनके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अब जो बच्चे गेम वोम के लिए एकदम घंटों घंटों गेम में एकदम मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो वैसे पेरेंट्स को बिल्कुल आगाह बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल। कि आप समझ लीजिए कि न्यूरो सर्जन अगर इन बातों को पुष्टि कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे युवा पीढ़ी के लाइफस्टाइल को, हमारे युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है स्क्रीन टाइम, तो सोशल जंक्शन के जितने भी
दर्शक देखेंगे उनसे आग्रह रहेगा कि बच्चों का बिल्कुल स्क्रीन टाइम आप कम करवाइए। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन था डॉक्टर साहब कि लाइफस्टाइल चेंज, जैसे मैंने उसमें प्रमुखता से बताया कि भाई ब्रेकफास्ट का एक सीमित समय है, लंच का एक सीमित समय है, डिनर का एक सीमित समय है, रिफ्रेशमेंट लेने का एक सही समय है, और सोने का भी, आराम करने का, जो एक जब से मानव, मैं ये मानूं कि जाति इस धरती पे थी, क्योंकि आप अगर पौराणिक चीज़ों में जाएं हिस्ट्री में, तो युद्धा विराम भी आप सुने होंगे कि भाई लड़ाई हो रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, रोक दो युद्ध को। कितना डिसिप्लिन होता है, मतलब कार्य रोको और आराम करो। तो जब हमारे पूर्वज 100 साल पहले इन बातों को फॉलो करते थे तो स्वस्थ रहते थे। और आज के डेट में हो रहा है कि भैया हम दिन में सोए हुए थे, अंधेरा हुआ और हमारा काम स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो ब्रेन पर इसका कैसा असर पड़ रहा है? इसका जो है इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि रात सोने के लिए बना है। हाँ, ये इसकी पुष्टि होती है, इसके क्योंकि लिए जो हमारे, है आप देख लीजिए पुराने जमाने से चीजें चलती आ यही रही चल रही है, और हकीकत में भी यही है, जिसके कारण जो है अभी जो है, चाहे वो मजबूरी में कहें या किसी और भी रीज़न से कहें, कि हमें जो है नाइट में काम करना पड़ता है, ओवर नाइट जगना पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ब्रेन में जो है हार्मोनल चेंजेज होती है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जी जी। तो उस समय हार्मोनल चेंजेज होती है, उसका इफेक्ट हमारे हार्ट रेट पे पड़ता है। और जो है मसल्स का जो है स्पाजम में चला जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है। इनडायरेक्टली फिर जो है वो फिर वापस लौट के आता है कि वही ब्रेन स्ट्रोक की तरफ जाता है, बीपी बढ़ती है तो ब्रेन हेमरेज की तरफ जाता है। वो घूम के जो है एक विशियस साइकिल चलता है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सॉरी। तो ये एक जिम्मेदारी पूर्वक न्यूरोसर्जन ने बताया। सोशल जंक्शन के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम भी हमें, बच्चों के साथ साथ बड़ों को अगर स्क्रीन टाइम कम हो जाए तो बच्चे आपको नहीं देखेंगे और उनका भी स्क्रीन टाइम कमेगा। उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहा है, समय पर हमें ब्रेकफास्ट लेना है, समय पे हमें सोना है, जगना है, ये चीज़ें आपके दिमाग के मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है अच्छे खान पान के साथ। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही जरूरी, जो कि समाज के हर लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपसे चाहेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट, मतलब अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है रोड पर, गिर गया, सर में भी चोट लगा, स्पाइन में भी चोट लग सकता है, पैर में भी चोट लग सकता है, उसको सेफली हमें हॉस्पिटल में लाना है, उसको हमें उठा करके लाना है। बहुत लोग तो एकदम जैसे तैसे उठाते हैं, फिर बाद में डॉक्टर बोलते हैं अरे यार इसको अच्छे से तुम लाए नहीं। तो क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे कि रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई गिरा पड़ा है, इंजरी है, उनको कैसे उसको होल्ड करके आपके पास लाएं? कितनी जल्दी आपको अच्छे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आने से चीज़ें बेहतर होती है या चीज़ें जल्दी रिकवर होती है? देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, एक ऐसा चीज़ है। और बेसिक रूल इसका यही है कि जो है आपको कोई भी सीवियर मोड ऑफ इंजरी अगर जो है सीवियर है उसका, तो जो है अगर वो सिंपल सा है कि अगर बंदा जो है खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस सा है, तो वो जो है मोड ऑफ इंजरी है उसका जो है सीवियर है। तो ऐसे हर पेशेंट को एज ए ट्रीट करना है कि उसका स्पाइन इंजरी है। ओके। तो सारे पेशेंट को हो ना हो, आपको प्राइमरली ऐसे ट्रीट करना है कि उसको स्पाइन इंजरी हुआ है। जितना प्रिकॉशन हम स्पाइन इंजरी के पेशेंट में लेते हैं, उसको जो है सारे प्रिकॉशन के साथ उसको जो है शिफ्टिंग करनी है। बेसिक उसमें जो है यही है कि नेक को जो है फोल्ड इधर उधर नहीं होने दें। उसको जो है नेक को जो है सपोर्ट के साथ, वहाँ कुछ ऑब्वियसली अगर कोई रोड पे पड़ा हुआ है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, आपको जो है सबसे पहले तो उसको रोड की साइड करना है। उसके बाद जो है उसको बेसिक हैंड से ही सपोर्ट करना है, नेक को सपोर्ट देना है, नेक मूवमेंट नहीं हो, नेक हैंड से इंपॉर्टेंट है। साइड से मूवमेंट और शोल्डर के नीचे ऐसे लगाइए ताकि ये बीच में हेड रहे और नेक मूवमेंट नहीं हो। नेक मूवमेंट बिल्कुल अवॉइड करना है। इवन स्पाइन को, ओवरऑल स्पाइन का मूवमेंट को अवॉइड करना है। तो उससे होता है कि सेकेंडरी डैमेज को हम रोक सकते हैं। फिर आगे का जो होता है कि अगर सपोज अगर कहीं स्पाइन फ्रैक्चर हो, मूवमेंट के कारण स्पाइनल कॉर्ड क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए और इंजरी ना हो या वस्कुलर इंजरी है और भी बढ़ सकती है। बैक सपोर्ट भी पूरा देना है, बैक सपोर्ट उसको जो है कोशिश करना है कि फोल्ड नहीं हो, टर्न नहीं हो स्पाइन भी। तो उसको जो है एज इट इज उसको जो है हेड को सपोर्ट करते हुए उसको जो है
आप जो स्ट्रेचर पे या फिर जो है उसको स्ट्रेचर पे शिफ्ट करा के फिर एम्बुलेंस जो भी है फिर उसको शिफ्ट करिए। क्या इसमें सच्चाई है कि जो जितना जल्दी अच्छे सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास पहुंचता है, उनकी जान बचने की संभावना ज़्यादा होती है, जल्दी रिकवरी होने की संभावना होती है, ज़्यादा लेट ना करें। इस तरह की चीज़ें कि अगर ऐसा हो इमरजेंसी वाला केस में तो जितना जल्दी लोग मरीज आपके पास पहुंचते हैं या ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं उसकी रिकवरी रेट अच्छी रहती है। बिल्कुल। इसमें देखिए एक गोल्डन आवर टर्म यूज करते हैं इसके इसी की केस बात के कर लिए। तो एक जो सबसे सीवियर मोड ऑफ इंजरी होती है, मतलब सीवियर इंजरी जो ब्रेन की होती है, जनरली ब्रेन इंजरी के केस को 3-4 उसकी कैटेगरी होती है, या फिर ईडीएच है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, एसडीएच है, सबड्यूरल हेमरेज है, या ब्रेन कंट्यूजन है, या डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, पर ये 3-4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो अगर जो है कहीं बात करें तो एक्यूट एसडीएच की बात करें, चोट लगी, ब्रेन के जो है सरफेस के ऊपर जो है बड़ा सा ब्लड का क्लॉट बन गया, उसकी फूल गया। ब्रेन नहीं ब्रेन अंदर अंदर इंटरनल की बात कर रहे हैं। ब्रेन एक बोन के अंदर पैक है। इंटरनल सूजन हो हाँ, तो अब ब्रेन के अंदर, अब पहले तो ब्रेन था, अब ब्लड भी आ गया, गया। तो वो क्या करेगा कि अब ब्रेन को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा क्लॉट। वो कंप्रेस करेगा तो उसके कारण जो है ब्रेन जो है वो आपस में वहाँ क्रश होगा, वो दबेगा, तो उसके कारण जो है फिर उसको कहते हैं ब्रेन हर्निएट कर रहा है आगे, वो नीचे की तरफ पुश होता है। वो फिर जो है फाइनली जो है जहाँ पर हमारा वाइटल सिस्टम है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम में, जहाँ से हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा है, हार्ट कंट्रोल हो रहा है, रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रहा है, तो उसको कंप्रेस होता है फाइनली, और जो है पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है। तो इसके लिए गोल्डन आवर ये है, जो पुराना रिसर्च करता है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। जी। तो पहले का रूल ये था कि अगर ब्रेन इंजरी का पेशेंट, सिंपल ये था कि विद इन 4 आवर के अंदर ऑपरेट हो जाता है, अगर से वही एक्यूट एसटीएच की बात करते हैं तो उसमें मॉर्टलिटी रेट 30% है। ओके। मतलब 100 ऑपरेट वैसे किए विद इन 4 आवर, तो 70% लोग बच जाते हैं, 30% लोग नहीं बच पाते हैं। बट अगर वही 4 घंटे के बाद ऑपरेट करते हैं, ये एवरेज टाइम, ऐसा नहीं है कि 4 घंटा 1 मिनट हुआ तो कुछ ऐसा होगा, हाँ, ऐसा on नहीं average, on है। तो ये एवरेज टाइम निकालते हैं। उसके बाद जो है ये टाइम मॉर्टलिटी रेट सीधा रिवर्स हो जाता है। बहुत स्टडी करता है कि 70 to 90% मॉर्टलिटी रेट हो जाती है, जो पहले 30 थी। तो इसलिए अर्लीस्ट पॉसिबल 4-5 घंटे से ज़्यादा लेट होने पे 4-5 घंटे के बाद, ज़्यादा लेट होने के बाद, तो अर्लीस्ट पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करिए, सुपर स्पेशलिटी का जहाँ पर हो न्यूरोसर्जन, तो वहाँ पर शिफ्ट करा के, अगर ऑपरेटिव है तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, और जो है और नहीं ऑपरेटिव है तो फिर तो जैसा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है वैसा करते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट। मेडिसिन ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब सर्जरी की बात चली ही है तो इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अभी ये ब्रेन, अच्छा, इसका ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी नहीं, इसको, अभी तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है सब लोगों को, मुझे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इसको ना बड़ा जल्दी पूछना चाह रहा हूँ कि दिमाग से कहीं निकल ना जाए और ये सर से ना पूछ पाए, ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी मुझे चल रही थी इसलिए पूछ लेता हूँ। और जब ब्रेन खोलते हैं क्या दिखता है? बिल्कुल एकदम ब्लड ब्लड ब्लड, या न्यूरोसर्जन को जो ऑर्गन वो खोज रहा है, जो सीटी में देखा पहले उसी पे ध्यान होता है, किधर है क्लॉट, वाह क्लॉट कहाँ है, उसको पहले हटाना है, या यहाँ इंजरी थी जो मुझे दिख रहा था एक्सरे में, सॉरी सिटी स्कैन में, या और भी जो आपके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसको पहले खोजते हैं, या एक आम आदमी को तो ब्रेन खुलेगा तो सिर्फ ब्लड ब्लड दिखेगा? कैसा विजन रहता है आप लोगों का? देखिए इसमें जो है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, जो इलेक्टिव केस होते हैं। एक हुआ इमरजेंसी वाला, जैसे ब्रेन इंजरी वाला सारा केस हुआ, इसको तो इमरजेंसी में तुरंत का तुरंत लेना पड़ता है। और दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर वाला केस होते हैं, उसको जो है वो जो है पूरा प्लानिंग के साथ लेते हैं, 3 दिन 4 दिन में प्लान करते हैं, जैसा भी है उसको प्लानिंग करने का हमारे पास टाइम है। उसको न्यूरो नेविगेशन के हेल्प से जो है एक सिस्टम है, पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है, उसमें जो है लिमिटेड जो है कहाँ पर ट्यूमर है ब्रेन के अंदर, उसमें कट छोटा लगता है, बोन का कट भी बहुत स्मॉल होता है, और ट्यूमर को खोजना आसान है। वो ट्यूमर वो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारा प्रोब जो है
यहाँ पर जा रहा है, ट्यूमर के ऊपर जा रहा है, तो उस ट्यूमर को खोजना आसान है, तो उसमें जो है ट्यूमर को खोज लेते हैं उसमें। जैसे सर्जन बोलते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, कम इंजरी करके उस लाइक इन्फेक्शंस के पास पहुंचते हैं, कुछ इस तरह की बातें ब्रेन सर्जरी में कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो है नेविगेट कैसे इसमें करते थोड़ा 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 कुछ सिमिलरिटी है कुछ सिमिलरिटी कि मतलब पहले का जो था कि ये था कि बड़ा सा कट लगता था, क्योंकि जो है एग्जैक्ट सीटी पे देख के और ब्रेन के ऊपर वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल था कि एग्जैक्ट ट्यूमर यहीं पर है वो खोजना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन अब न्यूरो नेविगेशन से है कि हमें दिख रहा है इतना सा साइज का है, यहाँ पर ट्यूमर है, तो कट छोटा हुआ है, और बोन का भी क्रेनियोटोमी कहते हैं वो साइज, वो भी छोटा हुआ है, और सबसे बड़ा हेल्प हुआ है कि एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर पॉसिबल होता है। इवन ड्यूरिंग सर्जरी भी कहाँ तक ट्यूमर फैला हुआ है, कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ हमें रुक जाना है, क्योंकि ब्रेन का ऐसा केस होता है कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर थोड़ा सा भी पेशेंट का एक हाथ पैर चला जाएगा, लकवा जैसा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट के लिए न्यूरो नेविगेशन एक बहुत हेल्पफुल पूरा सिस्टम है। तो इसको मैं मानूं कि ये एडवांस बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नॉर्मली कहें तो ब्रेन का कोई भी सर्जरी करते हैं, पहले तो स्किन आती है, फिर बोन को कट किया जाता है, वो ड्रिल आती है, इजीली हो जाता है। स्काल्प वगैरह को एक साथ लाइक जैसे अगर हम सर्जरी की बात करें, पहले ओपन कैसे करते हैं हम लोग? पहले जो है ये जो थिकनेस होती है ये इसको स्काल्प लेयर कहते हैं, 5-6 लेयर होती है। हम लोगों को भी डेंटिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये चीज़ें स्कैल्प वगैरह हम लोगों को भी था। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कट करते हैं, इसके बाद हमें बोन मिलता है, बोन को फिर कट किया करते हैं, ड्रिल की हेल्प से उसको कट करते हैं, और जो भी हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करते हैं। उसके बाद जो है वह उसके बाद हमें ड्यूरामेटर मिलती है, एक थिक मेम्ब्रेन की लेयर होती है ब्रेन को जो कवर करती है, तो फिर उसको कट करते हैं, उसके बाद ब्रेन का सरफेस मिलता है। अगर लेमैन के टर्म में कहें तो ऐसे तो और भी चीज़ें होती है, पायोमीटर होती है, आर्केनॉइड होती है। पहली बार जब खोले थे ब्रेन, जब एकदम पहला केस था आपका, कैसा फीलिंग था एकदम? क्योंकि एक आम आदमी को ना बड़ा लगता है कोई चीज़ें और तो देख लेते हैं, अरे यार माथा खोला, ब्रेन कैसा दिख रहा है, तो वही चीज़ें जानना चाह रहा हूँ, कैसी फीलिंग्स रही थी उस वक्त? एकदम काम के प्रति फोकस्ड थे कि जिसके लिए खोला हूँ वो चीज़ें मेरा संपन्न हो जाए और फिर इसको पैक करें, या पहली बार खोल रहे थे तो लग रहा था अरे यार तो खाली ब्लड ब्लड दिख रहा है, कहाँ क्या चीज़ें हैं? तो ये आपके पहले केस के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ब्लड तो चूंकि ब्लड को कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। जैसे पहला स्टेप हुआ सक्शन वगैरह, या फिर आपके जो कॉटरी होती है, बाइपोलर मोनोपोलर कॉटरी होती है, उसकी हेल्प से ब्लड को कंट्रोल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला अगर आपने स्काल्प कट किया तो सिंपल सा रूल है कि उसका ब्लीडिंग सब आपको रोक के अगले स्टेप पे आपको बोन काटनी है, फिर बोन का सारा ब्लीडिंग रोक के आपको ड्यूरा काटनी है, और ड्यूरा का ब्लीडिंग रोक के अगले स्टेप पे जाना है। तो जो है स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो ऐसा ये नहीं होता है कि पूरा फील्ड में ब्लड है। अच्छा, तो फिर ब्लड बिल्कुल नहीं रहता है फील्ड में। उसके बाद फाइनली ब्रेन पे जाते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं सीटी देख के, एमआरआई देख के कि इस एरिया को डील करना है, तो फिर ब्रेन के उस एरिया को फिर डील करते हैं। ब्लड नहीं रहता है फील्ड में। अभी पिछला क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें आपकी एक्सप्लेन करने रह गई थी, सॉरी, उसमें फिर अगेन क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस ना आपके फैंस एज ए न्यूरो सर्जन आपके जो भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो 5 बार 6 बार 7 बार पूछा गया, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस ना छूटे, सो सर्जन सिंह के सभी दर्शकों को इनका प्रॉपर आंसर मिले, क्योंकि मैं शुरुआत में ही भाई डिफाइन कर चुका हूँ कि सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से समय लेना, उनसे बातचीत करना बहुत बिजी लाइफ होती है। सौभाग्य से आज इनसे डॉक्टर मनीष सर से आज मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने समय दिया, सो काइंड ऑफ यू। तो उसे सर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी चीज़ें छूट गई थी अभी। ब्रेन ट्रॉमा पर हम लोग थे। ब्रेन ट्रॉमा का 3-4 डायग्नोसिस मैंने बताया था। एक बताया था कि SDH वाला, उसमें हमने गोल्डन आवर का सब डिस्कस किया था। एक होती है EDH कहते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो अभी जैसे हमने बताया कि ड्यूरा और बोन कटते हैं, बोन कट करने के बाद ड्यूरा मिलती है। ड्यूरा एंड बोन के बीच जो है ब्लड का क्लॉट जमा हो जाता है, ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिटी में आप सिटी में दिखती है, क्लियर दिखती है, नो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो उसके बीच अगर वो जमा हो रही है
तो उसको जो है उसमें पेशेंट होता है क्या, वो बोला कि मेरा सर एक्सीडेंट हो गया है, और पेशेंट जो है नॉर्मली जो है वो ये बिल्कुल चलता फिरता है, कॉन्शियस है, चल फिर रहा चल है। फिर रहा है, बट वैसा पेशेंट अंदर ही अंदर ब्लीड कर रहा है। ओके। वो 3-4 घंटे के बाद सडन वो या तो सीजर आएगा, मिर्गी का दौरा कहते हैं जिसको, फिट्स कहते हैं, वो हुआ, या फिर सडन बेहोश हो गया। तो इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। इस समय तक पेशेंट बिल्कुल सही था, एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल चलता हुआ, इवन हॉस्पिटल आया, इवन घर चला गया। 4-5 घंटा, किसी में जिससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटे के बाद जो है पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। तो कोई भी अगर पेशेंट ट्रॉमा का है और घर पे कि चोट लगा, ऐसा अगर हिस्ट्री है कि चोट लग के आया है, तो उसका अगर इस तरह का हो कि सुबह शाम में चोट लगा, सुबह देख रहे हैं बेहोश है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इवन हो सके तो एक बार जगा के देखना है, कि ऐसा लोग घर में या गांव में सोच लेते हैं सो रहा है, सोने देते हैं, इवन जगा के देखना है, तो उस कंडीशन फेज में तो नहीं पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये कितने देर का ड्यूरेशन रहता है? अगर चोट लगा, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम वैसे पेशेंट को कितने देर तक अपने सुपरविजन में रखें? नॉर्मली 24 आवर, 24 आवर्स तक अगर हो रहा तो थोड़ा खतरा से बाहर है। खतरा से बाहर है, बट 100% नहीं है, नहीं उसके है, बाद भी होता है। मतलब थोड़ा रिलैक्स। 24 आवर तक जो है आपको जो है ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। इवन घर भी चला गया है पेशेंट तो, और ज़्यादातर इधर इवन T2CT में भी न्यूरोसर्जन इधर बिहार में तो बहुत कम है। ऐसे में न्यूरोसर्जन या इवन CT का फैसिलिटी भी कम है। तो ऐसे कंडीशन में जो थोड़ा सा जो है क्लिनिकल जजमेंट ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इवन घर पे भी थोड़ा ऑब्जर्व करके ऐसे केस को बचा सकते हैं। और ये तो हो गया EDH वाला पार्ट, सेकेंड STH कर लिया था। तीसरी चीज़ होती है ब्रेन के अंदर चोट है, कंट्यूजन है, ब्रेन का पार्ट के अंदर ही ब्लीड हो गया। ऐसे केस में जो है ऑपरेशन, ऐसे केस में छोटा है तो वो जो है अपने आप 1 से 1.5 महीने में वो जो है क्लॉट जो है धीरे धीरे गल जाती है, उसके लिए कुछ कुछ मेडिसिन नहीं करना पड़ता है। लेकिन बड़ा है वो तो पेशेंट जनरली अनकॉन्शियस रहता है, उस केस में जो है क्लॉट को निकालना पड़ता है। और चौथा होता है कि डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी करते हैं। वैसे केस में पेशेंट के ब्रेन के अंदर छोटे छोटे क्लॉट होते हैं, एक जगह बड़ा क्लॉट नहीं होता है। इस तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, बहुत कॉमन है कि चोट लगा और हल्का हल्का क्लॉट पूरा ब्रेन में जो फैला आपको हुआ सब है। सिटी में दिखता है? नहीं, सब नहीं, सिटी में नहीं दिखता, सिटी में जनरली नहीं दिखता है, बड़ा क्लॉट दिखता है सिर्फ बड़ा वो इतने छोटे होते हैं कि वो सिटी में नहीं दिखता है। उसके लिए MRI कराते हैं, MRI कराना पड़ता है। MRI में दिखता है, बट पेशेंट जो है शुरू से ही अनकॉन्शियस रहता है, वो कोमा में रहेगा, डीप कोमा में रहता है। वैसा पेशेंट, बहुत को पेशेंट तो रिकवर हो जाते हैं विद टाइम, 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक, 6 महीने भी जाते हैं, जनरली 15 से 2 महीने तक में रिकवर धीरे धीरे होते हैं। बहुत पेशेंट जो है रिकवर ही नहीं कर पाते हैं, ज़िंदगी भर वो एक कोमा की स्टेज में बिताते हैं, और बहुत तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं उससे। लेकिन CT देखिएगा तो उसमें जो आपको बहुत चीज़ें नॉर्मली दिखेगी, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगी, बट वो फिर MRI से वो चीज़ें क्लियर होती है। ये 3-4 कैटेगरी हो जाती है ब्रेन इंजरी के केस की। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस डिपार्टमेंट को, न्यूरो सर्जरी? अगर आपके तो जैसे ने बताया कि मुझे MBBS के टाइम से ही मुझे ये था कि न्यूरो सर्जन बनना है, एक इन्जॉयमेंट भी हुआ, उस चीज़ों को आपने अचीव किया, आपको आनंद आ रहा है, कार्य को इन्जॉय कर रहे हैं, बट कितना चुनौतीपूर्ण वर्क होता है। पर्सनल लाइफ की भी बात करें, डेली इमरजेंसी केस, आपको या वैसे सभी सर्जन्स को, खास करके न्यूरो सर्जन्स को, कितना स्ट्रेस रहता है कि यार ये केस कर रहे हैं, संभल जाए, या फिर 100% लगभग रहता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा? या केस की एक्यूरेसी की बात करें या अपने स्ट्रेस को लेकर के करें, तो इसमें क्योंकि एक लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली चीज़ है कि वही इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इसमें जो हमारा निगेटिव साइड रहता है। तो ऐसे मैं एज ए न्यूरो सर्जन यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, में थोड़ा सा जो है ये अलग और भी फील्ड है, मेडिकल और भी डिपार्टमेंट है, उससे थोड़ा अलग होता है ये। तो उस और चूँकि इसमें इमरजेंसी होती है, तो आपका जो है
बहुत इवन जो है आप एमसीएच की करने के बाद भी 2-3-4 साल तक आपको रात में नाइट कॉल आएंगे, आपको इमरजेंसी करने के लिए जाना होगा, तो लंबे ड्यूरेशन तक आपको इमरजेंसी को कॉल करने पड़ते हैं। दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस का जो वो शुरू में ही बता दिया था कि जो है इसमें जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, सर्जरी आवर भी है और वर्किंग आवर भी है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक खड़े रहना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि जो है इसको जो है आगे अगर आप अपने मतलब एज ए सोच रहे हैं कि अपना क्लिनिक सेटअप करना है, हॉस्पिटल सेटअप करना है जी, तो ऐसे केस में एज ए न्यूरो सर्जन आपको सबसे बड़ी जो चुनौती आती है इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ओके, न्यूरो सर्जरी के न्यूरो लिए सर्जरी के लिए एक आपको टीम जो वर्क की है जरूरत एक है। अच्छे रेडियोलॉजिस्ट, आपके सेम सेटअप में जो है सीटी स्कैन और एमआरआई, की अगर सुविधा। एमआरआई नहीं हो तो सीटी स्कैन स्कैन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन थोड़ा भी डिटोरिएट होता है, कंफर्मेशन के लिए हमें सीटी के लिए जाना होगा। वैसे केस में हम दूसरे सेंटर पे नहीं, शिफ्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि दूसरे सेंटर पे हम भेजें। दूसरी चीज़ होती है कि एक जो है न्यूरो एनेस्थीसिया की एक डेडिकेटेड टीम होना चाहिए, ओके, या फिर जो न्यूरो एनेस्थीसिया में ऑलरेडी ट्रेंड है, वैसे कम से कम उसके बाद अगर प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग नहीं है तो कम से कम फेलोशिप से वो सब होना चाहिए, क्योंकि न्यूरो के केस को बेटर ढंग से समझे। तीसरी चीज़ होती है कि आपका एक कलीग होता है न्यूरोलॉजिस्ट, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें डिलेमा रहता है कि क्या करना है नहीं करना है, तो उससे हेल्प लेने के लिए उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो है इसलिए जो है एक प्रॉपर टीम की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको जो है एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। ओके। तो अगर ये सर्जिकल पार्ट की बात सर्जरी करें, और फिर पूरा न्यूरो सर्जरी के ओटी लिए का सेटअप के लिए, ओके, इसमें भी अगर हम अभी जैसे एडवांस चीज़ की बात करें जो आपको थोड़ा अगर उसके अंदर ट्रेंड हुए, जैसे न्यूरो नेविगेशन की बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी एक वो जो एक करोड़ों में आती है वो सब मशीन है। तो बेटर ट्रीटमेंट के लिए तो आपको जो है एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, ये चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सही रूप से प्रैक्टिस करना चाहिएगा, एक वर्क सेटिस्फेक्शन होता है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरह के केस के डील कर रहे हैं, और जो पेशेंट में जो ऐसे कहा जाता है कि न्यूरो सर्जरी में मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेन का डील करते हैं, तो उसमें जो है चूँकि एडवांस टेक्नोलॉजी, आपका जो है सर्जिकल स्किल, प्रॉपर टीम वर्क, ये सब मायने रखता है बेटर प्रोग्नोसिस के लिए पेशेंट के लिए और बेटर आउटकम के पेशेंट के लिए।